प्रिय मित्रों, आज हम प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार को देखेंगे। प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस में एवं मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्लेटो के सभी राजनीतिक दर्शनों में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में मनुष्य को कुमार्ग से सन्मार्ग पर ले जाने की बात कहने का प्रयास किया है और इसके लिए वे शिक्षा प्राप्ति करने की बात कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा मानव प्रकृति का सर्वांगीण विकास होता है, उसका समुचित रूप से निर्माण होता है, राज्य में आपस में सामंजस्य का निर्माण होता है, तभी सर्वांगीण विकास की संभावना दृष्टिगोचर होती है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा का विशद विवेचन किया है और अपने 10 अध्याय में से 5 अध्याय शिक्षा को समर्पित किया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां अध्याय में शिक्षा की ही बात कही गई है। रिपब्लिक में शिक्षा का काफी विस्तार से वर्णन किया गया है और जो मूल तत्व के रूप में विश्लेषित किया गया है वे इस ग्रंथ को महान ग्रंथ बना देते हैं। यही कारण है कि रिपब्लिक से रूसो जैसे दार्शनिक इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने रिपब्लिक को शिक्षा पर का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ की संज्ञा देते हैं। रिपब्लिक के संदर्भ में रूसो ने कहा है कि यह राजनीति मात्र पर लिखी गई पुस्तक नहीं है, बल्कि शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। रिपब्लिक जीवन के दृष्टिकोण को बदलकर सच्चाई एवं सन्मार्ग पर ले जाने की बात करते हैं, बुराई पर जड़ से प्रहार करने की बात करते हैं और वे कहते हैं कि शिक्षा की उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती। जो राज्य शिक्षा की उपेक्षा करते हैं वे अन्य कार्य चाहे जितने भी अधिक संख्या में करें, उसका महत्व गौण हो जाता है। प्लेटो ने शिक्षा को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। वे मानते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क कभी निष्क्रिय नहीं होता, वो हमेशा सक्रिय रहता है और जो विषय उसके सामने प्रस्तुत होता है उसका वह उद्दीपन का काम करता है। मस्तिष्क उस ओर आकृष्ट हो जाता है और इसी आकर्षण का परिणाम होता है कि व्यक्ति का मन उस ओर झुक जाता है। यहाँ पर शिक्षक का कार्य होना चाहिए कि उस सक्रियता को गति दे, उसके मार्ग में आने वाले किसी भी अवरुद्ध को हटाए और ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिससे कि उसके आत्मा में चाहूं और सौंदर्य ही सौंदर्य दिखे, आत्मा का सर्वांगीण विकास प्रकाशनोमुखी हो, वह समस्त जगत को आलोकित कर सके। शिक्षक का कार्य ऐसा प्रकाश उत्पन्न करना होता है जिससे शिष्य के नेत्र उस ओर आकृष्ट हो सके। कहा जाता है कि हर विचार के पीछे समकालीन परिस्थिति निर्भर होती है। यही चीज प्लेटो के साथ भी हुई। प्लेटो के समकालीन परिस्थिति में यूनान के 2 प्रमुख राज्यों में जो प्रमुख शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी उसकी समस्त अच्छाइयों को उन्होंने ग्रहण करने का प्रयास किया। तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से उन्होंने ज्यादातर चीजों को लेने का प्रयास किया है। तत्कालीन परिस्थिति में एथेंस में शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, शिक्षा निजी हाथों में थी। शिक्षा का मुख्य केंद्र राज्य नहीं बल्कि परिवार था और यह विशेषता थी वहां की कि महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था।
वहां शिक्षा के रूप में 18 वर्ष की आयु तक साहित्य और संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद सैनिक शिक्षा का प्रावधान था। दूसरी ओर स्पार्टा में शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सैनिक को प्रशिक्षित करना था, उसका निर्माण करना था, अनुशासन एवं युद्ध की भावना का विकास करना था। वहां एथेंस के विपरीत महिलाओं को पुरुष के समान शिक्षा देने की बात कही जाती थी। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का खामियां थी कि वहां शारीरिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता था, मानसिक विकास को गौण कर दिया गया था। प्लेटो ने एथेंस एवं स्पार्टा दोनों के अवगुणों को मुक्त करके श्रेष्ठ व्यवस्था की कल्पना को साकार करने का प्रयत्न किया। प्लेटो कहते हैं, दुनिया में हर मनुष्य अपने विकास के लिए अच्छा शासन चाहते हैं और यह अच्छा शासन एवं आदर्श स्थिति भी होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में यह तभी संभव होगा जब शासन भी अच्छा होगा, शासक भी अच्छा होगा और शासक अच्छे होंगे। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि उस देश के नागरिक भी अच्छे होने चाहिए। कहा भी गया है, जस प्रजा तस राजा। यहां पर वे कहते हैं नागरिक अच्छे होंगे। कैसे अच्छे होंगे? तभी अच्छे होंगे जब उनकी शिक्षा अच्छी होगी। और शिक्षा के लिए शिक्षण भी अच्छे विषय का होना चाहिए। और अच्छे विषय कौन होंगे? जिससे मन और तन का विकास हो सके। तो यहां पर वे कहते हैं कि अच्छे तन का अर्थ अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे मन का अर्थ व्यक्ति के सुसंस्कृत होने से है। स्वस्थ तन के लिए वे व्यायाम, तो स्वस्थ मन के लिए संगीत की आवश्यकता पर बल देते हैं। प्लेटो शिक्षा का आरंभ व्यायाम और संगीत जैसे दो प्रमुख विषयों से करते हैं। उनका मानना रहा है कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा किसी भी बुराई को समूल नष्ट किया जा सकता है। शिक्षा मानसिक व्याधि के निदान हेतु एक मानसिक औषधि का काम करती है, वहीं आत्म चक्षु को प्रकाशित करती है, मानव में सद्गुणों का संचार करती है। प्लेटो ने माना है कि सद्गुण ही ज्ञान है। उनके अनुसार सद्गुण कहां से आते हैं? तो संसार में जो कुछ वास्तविक सत्य है, जिसका आंतरिक ज्ञान अनुभूति कल्पना या भाग्य से नहीं होता, अपितु तर्क संगत अनुसंधान से होता है। शिक्षा व्यक्ति की सामाजिक चेतना को जगाकर समाज में एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांट कर रखा है। पहला प्राथमिक शिक्षा, तो दूसरा उच्चतर शिक्षा। यह उनकी विशेषता है कि शिक्षा को उन्होंने ताउम्र चलने वाली एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा है और शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था की अंतिम अवस्था तक वे शिक्षा को सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखे हैं। शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, यह हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज की परिस्थिति में देखें तो आज भी उनके शिक्षा संबंधी विचार समीचीन बने हुए हैं, प्रासंगिक बने हुए हैं। कुछ लोग 4 अक्षर पढ़कर अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं, लेकिन शिक्षा की हकीकत को वे समझ नहीं पाते हैं। प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा देखें तो प्राथमिक शिक्षा को भी वे 3 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक, तीसरा 18 से 20 वर्ष तक। प्राथमिक स्तर प्रथम भाग अर्थात 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए वे सरल कहानियां और उदाहरण द्वारा नैतिकता और धार्मिक सत्य का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं। उनका मानना है कि यह काल शैशवावस्था का काल है। इस काल में मनुष्य का चारित्रिक निर्माण की नींव पड़ती है। कोमल मस्तिष्क पर सुंदर विचारों का अमिट छाप पड़ने से ताउम्र उनका चरित्र अच्छा बना रहता है, अच्छी आदतों का विकास होता है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के दूसरे भाग अर्थात 6 से 18 वर्ष की उम्र तक के लिए वे तन और मन दोनों के विकास पर जोर देते हैं। इस अवस्था में प्लेटो ने व्यायाम और संगीत विषय को सम्मिलित करने की बात कही है। व्यायाम का उद्देश्य शारीरिक विकास करना है, वहीं संगीत का उद्देश्य मन का विकास करना है।
व्यायाम से तात्पर्य प्लेटो शारीरिक स्वास्थ्य से लेते हैं। इसके अंतर्गत वे यह भी कहते हैं कि भोजन, शारीरिक कसरत, चिकित्सा आदि सब कुछ आना चाहिए। स्मरणीय है कि प्लेटो ने शारीरिक विकास के लिए सादे भोजन पर अधिक बल दिया है। साथ ही अत्यधिक स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन सामग्री का वे विरोध करते हैं। वे हर हमेशा निरोगी जीवन की बात करते हैं। दवा के सेवन का तो दूर दूर तक वे विरोध करते हैं। वे यहां तक कहते हैं कि आदर्श राज्य में डॉक्टरों का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रोग का इलाज करने के बजाय उसे बढ़ाते हैं। रोगी बीमारी की अधिकता से अच्छा है कि उस व्यक्ति का मर जाना। मुंडकोपनिषद की तरफ प्लेटो मानते हैं कि दुर्बल और रोगी से ग्रसित व्यक्ति को आत्मा अनुभूति नहीं हो सकती। अनेक विद्वानों की तरफ प्लेटो का भी मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए शरीर का स्वस्थ बनना सबसे पहले जरूरी है। वे शारीरिक सुंदरता, कर्मठता के साथ साथ विनम्रता का भी पाठ पढ़ाते हैं। यह सही है कि व्यायाम का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को ऐसे वर्ग को तैयार करना था जो सैनिक कार्य को भली भांति कर सके, लेकिन यहाँ पर वे सामाजिक रूप से प्रशिक्षण की भी बात करते हैं ताकि समाज में सामंजस्य हो सके, सामाजिकता का विकास हो सके। संगीत की बात करें तो प्लेटो ने व्यायाम के साथ साथ संगीत पर भी बृहद बल दिया है। उनका मानना है कि मानसिक शांति हेतु संगीत का होना अति आवश्यक है। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के तीसरे स्तर अर्थात 18 से 20 वर्ष की उम्र तक की अवस्था की शिक्षा के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की बात की है। वे कहते हैं सैनिक शिक्षा अर्थात 20 वर्ष तक जब वे हो जाएंगे उसके बाद एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। इस परीक्षा में पास किए जाएंगे उन्हें उच्चतर शिक्षा दी जाएगी, अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाने पर वे सैनिक वर्ग के रूप में देश को अपनी सेवा देते रहेंगे। उच्च शिक्षा को देखें तो प्लेटो ने इसके लिए 20 से 35 वर्ष की आयु निर्धारित की है। इसे भी पुनः दो रूपों में वर्गीकृत करते हैं अर्थात 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। 20 से 30 वर्ष के शिक्षण में जो विद्यार्थी पास कर जाते हैं वे पुनः 30 से 35 वर्ष के शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं। 20 वर्ष की आयु में प्रारंभिक शिक्षा उन्हें कुशाग्र बुद्धि युवक युवतियों को दिए जाने की बात करते हैं जो भविष्य में आदर्श नागरिक बन सके और उनकी प्रतिभा का विकास हो। उच्च ज्ञान का पाठ्यक्रम इन विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार करते हैं, उन्हें और अधिक मेधावी बनाते हैं, उन्हें समृद्ध बनाते हैं। प्लेटो मानते हैं कि जिस प्रकार सेना का विशेष गुण साहस और शौर्य होता है उसी प्रकार शासक का आवश्यक गुण होता है ज्ञान और विवेक। उसे प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं वैज्ञानिक विषयों को चुनने की बात करते हैं जो मस्तिष्क को अच्छी तरीके से विकसित करते हैं, जैसे गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। मानते हैं कि यथार्थ विद्या अध्यात्म दर्शन के अध्ययन के लिए उचित भूमिका निभाते हैं। चुने हुए सभी योग्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं और वे बताते हैं कि अगर ज्यामिति की बात करें तो इसका लाभ है कि योद्धाओं को खेमा डालने में, सैनिक टुकड़ियों को आगे पीछे घटाने बढ़ाने में मदद करते हैं, उनके अन्य गतिविधियों में उसे मदद करती हैं। ज्योतिष शास्त्र को देखें तो इसे ग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य के रूप में व्यक्ति से देखते हैं, आगे की सोचते हैं, व्यक्ति की आत्मा को सांसारिक परिस्थिति से ऊपर देखने के लिए हर हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और इस विवेक का व्यक्ति व्यवहारिक रूप में प्रयोग करे ऐसी उम्मीद की जाती है। वैज्ञानिक शिक्षा की भी वे बात करते हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे आइडिया ऑफ गॉड को समझने के योग्य बनाते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा की समाप्ति 30 वर्ष तक हो जाती है। उसके बाद 30 वर्ष में एक प्रतियोगी परीक्षा पुनः होती है। उसमें जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं वे राज्य के निम्न प्रशासनिक और सैन्य पदों पर चले जाते हैं और जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वे अगले 5 वर्ष तक अर्थात 35 वर्ष तक पुनः शिक्षा प्राप्त करेंगे। यह अवस्था 30 से 35 वर्ष तक की होती है और इसमें पाठ्यक्रम के रूप में द्वंद्वात्मक अर्थात डायलेक्टिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। द्वंद्वात्मक रूप में प्रत्येक वस्तु का सार ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है।
पारस्परिक संबंधों के बारे में ज्ञान होता है, जिस कारण वह अंततः शिव के स्वरूप के दर्शन को समझने में सफल होते हैं। और जो इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर लेते हैं वे सैनिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। 35 वर्ष तक उन्हें सैद्धांतिक शिक्षा मिलती रहती है। 35 वर्ष के बाद फिर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति के लिए 50 वर्ष तक वे सार्वजनिक पदाधिकारियों के कार्य के रूप में सफलतापूर्वक अपनी रणनीति को अंजाम देते हैं। 50 वर्ष की उम्र में भी यदि वे सही तरीके से व्यवहारिक संचालन कर लेते हैं तो उच्च कोटि का वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन के रूप में माने जाते हैं। फिर 50 वर्ष की उम्र के बाद में दार्शनिक शासक और चिंतक के रूप में पुनः तल्लीन हो जाते हैं और यदा कदा राजनीति में भाग लेने लगते हैं। 50 वर्ष के बाद भी चिंतन के रूप में उनकी शिक्षा समाप्त नहीं होती। और प्लेटो की शिक्षा योजना का सार देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जीवन पर्यंत प्रक्रिया के रूप में प्लेटो की शिक्षा स्थापित हुई दिखती है। प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताओं को देखें तो वे राज नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। वे निजी शिक्षा की बात नहीं करते हैं। लड़के और लड़कियों के बीच की शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वे दोनों की प्रतिभाओं में कोई अंतर नहीं समझते हैं, इसलिए दोनों को समान रूप से शिक्षा देने की बात करते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उनका चिंतन, उनका सिद्धांत आज के शासक के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस तत्कालीन परिस्थितियों में थी। और साथ ही प्लेटो की यह बात भी प्रासंगिक है कि लॉज में लिखा गया कि शिक्षा ही वह श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं।